अरे 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 यू में एक प्रोटेस्ट चल रहा था। मैं उस प्रोटेस्ट को कवर करने आई थी। मैं एक मीडिया वाले से बेसिकली बात कर रही थी, अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी। मैं उससे कुछ पूछ रही थी और पीछे से अचानक से कुछ गुंडों का जो है गुट आता है। एक मिनट क्या हुआ था? आरक्षण चाहिए, उसके बाद जातिवाद मत करो। आरक्षण छोड़ दो, आरक्षण खोलो। आरक्षण हम इनके मुंह पे फेंक के मारेंगे क्या? मारो, अभी मारो, अभी मारो। हमारे लोगों की चोटी उखाड़ी जाती है। कहाँ उखाड़ी जा रही है? आपकी उखाड़ी गई? आपकी उखाड़ी गई? नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सजना टाइम्स। दोस्तों, मैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको आप इसे राय समझ सकते हैं, आप इसे कुछ भी समझ सकते हैं कि 2014 के बाद की सरकार में एमजे अकबर के अलावा चाहे कितना ही बड़ा आरोप क्यों ना लग जाए, एक विमान गिर जाता है, 240 आदमी मर जाते हैं, तब कोई इस्तीफा नहीं होता। एक नहीं, कई रेल दुर्घटनाएं हो जाती हैं, परंतु रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देते, वो उल्टा रेल बनाते हैं, रील बनाते हैं। तो आप इस भ्रम में ना रहिए कि सरकार के अंदर कोई नैतिकता है या वो नैतिकता के आधार पर कहीं इस्तीफा देगी। आप ये सोचिए कि कौन सी वो ताकत है जिस ताकत ने कहा हरदीप पुरी से कि जाइए और मीडिया के तमाम चैनलों में जो भी आपका इंटरव्यू लेना चाहते हो, जो भी बोलना चाहते हैं, आप जाइए और कहिए हाँ मैं एप्स्टीन से मिला था। कौन सी ऐसी ताकत थी जिसने निशिकांत दुबे से कहा कि आप लोकसभा में खड़े होकर और पूर्व प्रधानमंत्रियों का करेक्टर असिस्टेशन कीजिए और उन्हें कटघरे में खड़े करिए? कौन सी ऐसी ताकत थी जिसने एआई द्वारा निर्मित फोटो लेकर बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर झटका मीट के गिरिराज सिंह से कहा कि आप इन तस्वीरों को लेकर सदन में घूमिए और प्रेस को जानकारी दीजिए कि जवाहरलाल नेहरू कितने चरित्रहीन आदमी थे? किसने ये कहा था जयशंकर से कि आप फायदे मत गिनाइए, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप तेल कहां से लेंगे कहां से नहीं लेंगे उस पर बात मत करिए, वो बात आप बोल दीजिए कि वो वाणिज्य मंत्री बताएंगे। आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको चुप रहना है। अब तक आपने जो फायदा किया है वो भी आपको नहीं बताना है, आपको चुप रहना है। कौन सी ऐसी ताकत थी जिसने पीयूष गोयल को कहा कि आपको ट्रेड डील जो हुई है उसमें क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ, वो डिटेल नहीं बतानी है, आपको केवल ये बताना है कि हमें 18% टैक्स हमने करा लिया 50% से या 25% से। आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। कौन सी ऐसी ताकत थी जिसमें अश्विनी वैष्णव से कहा गया कि अब बहुत हो गया, अब आप जरा ट्रेड डील वगैरह को छोड़कर उस पर आइए कि हम आईटी एक्ट को बहुत मजबूत कर रहे हैं, यानी ध्यान डाइवर्ट करना है। अगर आप खामोश रहेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अरावली के मामले में आपने देखा होगा, भूपेंद्र यादव कुछ नहीं बोले, पूरा पहाड़ कट गया। कौन सी ऐसी ताकत थी जो उसे रोक रही थी? अगर इन सब बातों को जोड़कर और बोला जाए तो वो ताकत तो केवल एक है इस देश में। परंतु अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई और ताकत भी है। अगर ताकत है और ताकत आप सोचे कि नहीं है, तो मैं आपकी नहीं का जवाब देता हूं। जिस देश में कोई योजना लॉन्च हो रही है,
उसका पहले इस देश के नागरिकों को पता नहीं है, लेकिन उससे ठीक 1 साल पहले जो यौन शोषण के अपराधी एक्सट्रीम को उस योजना का पता चल जाता है, और उस योजना को कौन बताता है? हरदीप सिंह पुरी। तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि इस्तीफा तो आप भूल जाइए, चाहे उसके कैसे भी संबंध हो। चैनल आपको बचाने के लिए खड़े हो ही गए हैं। वो उन्होंने कह दिया कि वो अपराध अलग है और उनका बिजनेस अलग है। उसी तरह कल को ये अगर दाऊद के बारे में भी ऐसा कहना शुरू कर दे तो कोई उसमें आपत्ति मत मानिएगा कि दाऊद ने बम ब्लास्ट किया कराया, वो अलग मैटर है, लेकिन दाऊद से हमें बिजनेस करना है। तो आप इस चीज को आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आप कोई दूसरी ताकत, बाहरी ताकत इस देश में ट्रेड डील जैसी काम करा रही है। इस पर परसों राहुल गांधी से किसान संगठन के कुछ नेता मिलने आए। उन्होंने कहा कि इसमें कपास के किसानों को नुकसान होने वाला है, इसमें दाल के किसानों को नुकसान होने वाला है, इसमें गेहूं के किसानों को नुकसान होने वाला है, इसमें जो कृषि उत्पादन है उस पर नुकसान होने वाला है, क्योंकि अमेरिका 62 लाख तक का सब्सिडी अपने किसानों को देता है और हमारे देश के किसान को मैक्सिमम 15,000 रुपए की पर ईयर की सब्सिडी मिलती है। आप ये देखिए इन दोनों में कहां बराबरी है। WTO को अमेरिका ने खत्म कर दिया क्योंकि वो बैलेंस बनाकर रखता था। अगर वहां टैक्स कम है और यहां टैक्स ज्यादा तो बैलेंस बना देता था उसको, लेकिन उसको अमेरिका ने खत्म कर लिया। उसे खत्म करके ये ट्रेड डील की गई है। किसान संगठन के 17 लोग राहुल गांधी से मिलने आए। राहुल गांधी ने उनकी बातें सुनी और राहुल गांधी ने अपनी कुछ बातें उनके सामने रखी। आप उनकी बातें सुनिए एक बार। देश के बड़े नेता थे किसान और मजदूरों के। नरेंद्र सरेंडर मोदी ने भारत के किसानों के साथ विश्वासघात किया है और किसान यह बात समझ चुके हैं। यह सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि हमारे अन्नदाताओं की आजीविका पर सीधा हमला है। संसद में आज किसान यूनियनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में उनकी चिंता साफ दिखी। महंगाई, बढ़ती लागत और एमएसपी की अनिश्चितता से जूझ रहे किसानों को अब भारी सब्सिडी और मशीनी ताकत से लैस विदेशी फसलों के सामने बिना तैयारी खड़ा किया जा रहा है। यहां बराबरी की लड़ाई नहीं, एक तरफा दबाव है। सरकार के खोखले आश्वासन अब नहीं चलेंगे। किसानों के भविष्य का सौदा उनकी सहमति के बिना नहीं हो सकता है। कुछ भी हो जाए, मैं और कांग्रेस पार्टी भारत के अन्नदाताओं के हक, सुरक्षा और सम्मान के लिए उनके साथ खड़े हैं। फार्मर्स फर्स्ट। About this Indo-US treaty, that's 100% going to harm the interest of the farmers. So we are here about the negative effects. The farmers of India, like marginal and small, they can just never compete with the corporate style of farming of the US. We all know it, sir. They have very large farms. They're heavily subsidized, sir, from diesel to all their machinery. जी, हमारा जो मध्य प्रदेश का पूरा इकोनॉमी है वो सोयाबीन पे है, मेज पे है, और हमारे यहाँ का खेती का मेन है। मतलब जीडीपी में भी हम 50% का हिस्सेदारी रखते हैं। अभी जिस दिन से डील का बातचीत हुआ है, जो 5800 रुपया 5800 रुपया सोयाबीन था पर क्विंटल, वो डाउन हो गया 12 से 15%। अभी 5100 रुपये में मतलब नीचे आ गया है। तो एक तरीके से प्रोडक्शन डाउन जा रहा है, और दूसरी तरह अगर इस तरीके से ये इंपोर्ट होगा तो हमारा तो सोयाबीन चला जाएगा। सोयाबीन को रिप्लेस करने के लिए मक्का की बात कही इन लोगों ने कि भाई आप अल्टरनेट क्रॉप मक्का लगाइए। मक्का 50% बिक रहा साहब अभी एमएसपी से, 1400 रुपया कुंटल, जबकि 2250 रुपया हमारा है। पल्सेस हमारा जो मध्य प्रदेश का हम लोग तो मेन प्रोड्यूसर है, तो पल्सेस भी हमारा चले जाएगा। अब वो जो ज्वार आ रही है, वो ज्वार 30 सेंट 40 सेंट में पर ब्रूसेल है, मतलब 27-28 किलो 10-11 रुपये का। यहाँ एमएसपी उसका 36 रुपया है। तो जितना भी केटल फीड के लिए जो हमारा सेकेंडरी जो जाता है वो पूरा चला जाएगा, तो हमारा बर्बाद हो जाएगा। जो हमारा वालनट इंडस्ट्रीज है वो तकरीबन प्रोड्यूस 90% ऑफ इंडिया को जो ज़रूरत पड़ती है 90% करता है, जो कि 2 से 3 मिलियन टन्स करता है। तो इसी तरह एप्पल तो 80% हम प्रोड्यूस करते हैं पूरे इंडिया के लिए, तो तकरीबन 25 से 30 मेट्रिक टन्स
जो टोटल है। तो मगर क्या होगा कि पहले ही अफगानिस्तान से, चाइना से, कैलिफोर्निया से वालनट्स आते हैं, तो हमारा डिक्लाइन हो रहा है। 30% तो हम डिक्लाइन हो गए, तो अब जो और आएगा तो उससे टोटल हमारा जो वालनट इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाएगा। एप्पल ऑलरेडी ईरान से पहले भी 2 साल, 3 साल, 4 साल आया जो टैक्स फ्री रहा, तो हमारा काफ़ी उसमें भी ज़्यादा नुकसान हो गया। अब अगर ये आया तो हमारा टोटल जो हमारा कंज्यूमिंग पावर है वो ख़त्म हो जाएगा। और हमारा क्या है सर, 50% जो रोज़गार है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो इसी से जनरेट होती है, टोटल इस एप्पल इंडस्ट्री से, हार्टिकल्चर इंडस्ट्री से। US treaty is for just making huge profit for the companies. They are least bothered about the farmers and the human beings. सरल शब्दों में सबमिशन है इंडो US डील के ऊपर। हमारा फार्मर्स मेजॉरिटी में मार्जिनल है, उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज हर चीज़ मिलती है। इसके कंपैरिजन में इंडियन फार्मर्स तबाह हो जाएगा। पहले एग्रीकल्चर में दरवाज़ा बंद था, मतलब कोई अंदर नहीं आ सकता था। अब वो दरवाज़ा खोला है, अब उस खुले दरवाजे में जो भी उनको डालना होगा वो डाल देंगे। मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि भैया सोया पे है, इस पे है, उस पे है। मेन कॉन्सेप्ट है कि भैया आपने दरवाज़ा खोल दिया, अब वो दरवाजे में से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है, जो भी। पहली बात। दूसरी बात, मुझे इस डील में ये समझ नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान को क्या मिला। मतलब हमने टैरिफ दे दिया, हमने एग्रीकल्चर दे दिया, हमने डेटा दे दिया, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा हमें मिला क्या। नथिंग, सो जीरो। ना किसानों को कुछ दिया, ना किसी। ठीक है, हमारी पहले टैरिफ जो थी, मतलब उसको भी इंक्रीज कर दिया। पहले हमारी 3% होती थी, उसको 18 कर दिया, उनका नीचे कर दिया। तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें है क्या। मतलब हमारे लिए कुछ नहीं है। आपने जो कहा, हम तो तैयार हैं फुली इसको सपोर्ट करने में, क्योंकि ये देश के लिए बिल्कुल इन्होंने गलत कर दिया। आप एक अंदाजा लगाइए, क्या इस देश के केंद्र की सरकार में एक मंत्री ऐसा है जो अपनी मनमाफिक काम कर सकता हो? क्या एक मंत्री, आप मुझे एक का नाम बता दीजिए जो ऐसा हो कि जो ये कहता हो मैंने ये काम कराया है? अगर उनमें एक अपवाद जरूर है नितिन गडकरी का, लेकिन उसके अलावा अब कोई नहीं है। राजनाथ सिंह रक्षा सौदा करते हैं, उनका नाम नहीं आता, उन्हें चुप करा दिया जाता है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो बड़बोले मंत्री हैं, बड़बोले सांसद हैं, इनको ही आगे लाकर, बड़बोले का दूसरा अर्थ बदतमीज भी होता है, इन्हीं को आगे लाकर किस तरह इस ट्रेड डील को बढ़िया बताया जा रहा है। और केंद्रीय कृषि मंत्री बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं, उन्होंने भी इस ट्रेड डील का कुछ फायदा बताया है। आप इनका फायदा भी जरा सुन लीजिए, और बड़बोले मंत्री का भी, गिरिराज सिंह का भी बयान जरा देख ही लीजिए, आपको हंसी आएगी, देख लीजिए। कौन सा किसान का मुद्दा? झूठ, राफेल की तरह झूठ, लोगों में भ्रम फैलाना। जो चीज देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों के हित के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, तो फिर ये भ्रम फैलाना, इसके सिवा और क्या है? झूठ बोल रहे हैं, सुनिए बाबू, लगातार झूठ बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं, और वीडियो से भी उनका झूठ साफ नजर आता है। झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने की असफल कोशिश कर रहे हैं, देशवासियों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। समझौता हुआ है, उसमें देश के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। हमारे MSME, हमारे स्टार्टअप्स, हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे मछुआरे, सबके हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। देश में पीएमओ हर मंत्रालय को अपने तरीके से चलाता है, कितना विज्ञापन किसको देना है, कितनी डील किसको देनी है, सारे पीएमओ से चलते हैं। लेकिन एप्स्टीन के खुलासे के बाद
तीसरी ताकत भी इस देश में आ गई है। उस ताकत का किस तरह से ट्रेड डील में देखने को मिला है, इस पर एक वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े बिखर गए हैं और उन्होंने कृषि मंत्री को भी सुनाया, उन्होंने प्रधानमंत्री को भी सुनाया। मैंने उनके चैनल से एक खबर उठाई है, उनका बयान उठाया। आप एक बार उनका बयान भी जरा सुन लीजिए। बात को सिर्फ 1.5 साल हुए, क्या किसान की प्रॉब्लम है इनको मालूम है? इनको मालूम है जीएम का पौधा कितना बड़ा होता है, ऑर्डिनरी पौधा कितना बड़ा होता है, जीएम क्या है, आरआर क्या है? मैं चैलेंज देता हूं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बता दे मुझे। किसान मंत्री बने हैं इस देश के। आज आशीष जी, वो तिरंगा शर्मसार हो रहा होगा कि जब एक कैबिनेट मिनिस्टर झूठ पे झूठ बोलता है। मैं उनकी एक बात से मानता हूं कि जब जब देश को जरूरत पड़ी देश ने आयात किया, लेकिन 18% पे किया, 18% पे किया, 0% पे नहीं किया। आप ये कहते हो कि यहाँ सोयाबीन सेफ है, जब तेल ही ऊपर से लाओगे तो सोयाबीन कहाँ से सेफ होगा? मुझे बताइए आप, कितना बड़ा झूठ तेल बोला ही सेफ, कितना बड़ा झूठ बोला है ना? आपके बेटे की गुलाब फूलों की खेती है, ठीक है, कल आप बोलोगे कि फूल आयात नहीं हो रहे, गुलदस्ते आयात हो रहे, तो आपका बेटा फूल क्या करेगा? गजरा बना के ही तो बनते थे, अपने ही बाग में गजरा लगा बना के घूमे बेचेगा है? आप इतना मूर्ख समझते हो देश को? सोयाबीन तेल, सोयाबीन समझ में नहीं आता, एथेनॉल और मक्का समझ में नहीं आता, डीडीसीएस समझ में नहीं आता, कॉटन समझ में नहीं आता, कपास पे कोई मुंह से शब्द निकालने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नानी याद आ जाती है तब कपास के नाम लेने से? क्यों नानी याद आ जाती है तब कपास के नाम लेने से? किसान का पहले भी आयात होता था, पहले होता था आयात। 18% करिए ना आप, 18% 11% पे तो कॉटन भी आयात हो रहा था, हम कौन सा मना करते? 0% करने से यहाँ का किसान मर गया। आप 0% कैसे करोगे? आपने कहा अभी कि हम एप्पल का कोटा दे रहे हैं, ये आप सारा एग्रीमेंट लोगों के सामने रखते क्यों नहीं? उधर एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहते हैं कि 0% पे आ रहा है, तुम कह रहे हो 25 रुपए की ड्यूटी लगाते हैं, हम किसको सही माने? एग्रीमेंट लाए, आपका एक कूपन मंत्री बोलता है कि अभी तो एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, बातचीत ही चल रही है। वो कहता है बातचीत चल रही है, आप 25 रुपए पर किलो सेब पे पेनाल्टी बता रहे हो। अरे पहले आपस में बैठ के तय करो, बताना क्या है देश को? यही तो है, एक को बोलता है तू ये बोल, दूसरे को बोलता है तू ये बोल, तीसरे को बोलता है तू ये बोल, ताकि भ्रम फैला रहे। और बार बार राहुल गांधी को मूर्ख बनाते हैं। छोड़िए राहुल गांधी को, मैच आपस में बैठ के तय करो। एक दिन आप जो कह रहे हो ना किसानों के साथ बैठ के, पहले इनको आपस में बैठना है आशीष जी। पहले गिरिराज सिंह को ये बताना होगा कि वो ट्रेड डील हुआ है, ये तुम मत कहना कि नहीं हुआ है अभी। इससे प्रधानमंत्री को भी आप मूर्ख बता रहे हो कि बिना ट्रेड डील हुए उन्होंने बधाई दे दी। बताइए इतने उत्साही लाल हुए हमारे यहाँ देश में, प्रधानमंत्री ने क्यों बधाई दी ये पूछना चाहिए। लेकिन क्या है, ये जो आदमी बकलोली करता है, सामने ऐसे पैमरियन बैठे हुए हैं, एक ने सवाल नहीं पूछा साहब ये एग्रीमेंट हो गया तो प्रधानमंत्री ने बधाई क्यों दी? जब निगोशिएशन ही चल रहा है तो प्रधानमंत्री ने बधाई किस बात की दी? जो फैक्ट शीट आई वो क्या थी? मैं ये कह रहा कि यही 17 लोग, अगर करेज होता ना, मैं शिवराज सिंह चौहान के इस इतने बड़े वीडियो पर एक ही लाइन कहूंगा, इन्हीं 17 को बुला लो वहीं पर। आपका तो दफ्तर से इतना बढ़िया लग्जरियस है, कैमरा लगा ही है शूट करने के लिए, जो आपका वीडियो शूट वही लाइव ये कर दो। तो मध्य प्रदेश में सालों मुख्यमंत्री रहे, जिस मध्य प्रदेश के किसानों की इकोनॉमी ही सोयाबीन पे है। हाँ, वो बैठा तो था मध्य प्रदेश का किसान भी, पूरा मालवा सोयाबीन पे है। भोपाल और वो आसपास का एरिया गेहूं पे है पूरा। आप इधर ग्वालियर और वो सारा रीजन जो है वो चना और सरसों पे है। हमने मध्य प्रदेश में पत्रकारिता की है, हम इनको बताते हैं कौन से जिले में क्या पैदावार होता है, उत्पादन होता है। सोयाबीन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन मध्य प्रदेश में हुआ, सोयाबीन का एक्सपेरिमेंट मध्य प्रदेश में हुआ। तब अब आप अंदाजा लगाइए, इस देश में मंत्रालय बेकार का सरकारी खर्चा कर रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। इस देश के सांसद टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी बात कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने बहुत पहले कहा था कि ये सरकार ये डील करेगी और डील में क्या क्या नुकसान होगा। एक बार राहुल गांधी की भी
छोटी सी बाइट है, इसे देख लीजिए आप। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। Now what have you done? You have the United States has reduced Bangladesh's tariff to 0 and our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। ये है यूएस डील नरेंद्र। कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, विपक्ष का नेता हो, हर नेता को बोलने का अधिकार है अपने तरीके से, परंतु मर्यादा में रहकर बोलना सबसे अच्छी बात है। और जो मर्यादा को लांघते हैं उन नेताओं के बारे में क्या सोच सकते हैं आप? मर्यादा लांघी कांग्रेस के कई नेताओं ने लांघी है, लेकिन बीजेपी के नेता जो मंत्री है वो लांघ रहे हैं। तो आप क्या अंदाजा लगाते हैं? आप क्या सोचते हैं कि क्या बदतमीज मंत्रियों को केंद्र में रहना चाहिए? आप ये भी देखिए कि पिछले यूपीए सरकार में कितने मंत्रियों के इस्तीफा हुए थे। इसमें कोई इस्तीफा हो नहीं सकता, ये तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं। अगर इस्तीफा हो गया तो मोहर लग जाएगी कि यहां इस देश की जो नीतियां हैं, चाहे वो डिजिटल भारत की नीति हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई नीति हो, उसमें विदेशी हस्तक्षेप था। ये साबित हो जाएगा कि ट्रेड डील जो हुई वो दबाव में हुई, इसीलिए किसी का इस्तीफा नहीं होगा। आप खुद अंदाजा लगाइए। अगर मैंने जो खबर आपको दिखाई है, क्या किसान झूठ बोल रहे हैं? क्या अशोक वानखेड़े झूठ बोल रहे हैं? क्या जो तथ्य हैं जो आपके सामने मैंने रखे, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? मंत्री कुछ भी बोलकर चला जाएगा, क्या उसकी जवाबदेही नहीं है? क्या इस देश में किसी भी नेता की कोई जवाबदेही अब बची है या नहीं बची है? अगर यौन उत्पीड़न के, यौन शोषण के और यौन दुराचारी के साथ किसी के संबंध है तो क्या उसे मंत्रालय में बने रहने का अधिकार है? आप फैसला कीजिए। ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, देखता हूं आप क्या बोलते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।